हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल दैट इज ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स। सो आज हम बात करेंगे डीएवी में एक चैप्टर है जो कि टर्म 1 में भी आ रहा है इस सेशन के लिए। आप लोगों को पता है डीएवी की जैसे कि बोर्ड्स हैं। उसके प्रिपरेशन के लिए हम थोड़ा सा इनिशिएटिव वो लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे। पैरालाइंस चैप्टर है बच्चों का, जो कि अगर हम एनसीईआरटी के अंदर देखा जाए, एनसीईआरटी के अंदर बेटा ये चैप्टर क्लास 7th में है, ठीक है। लेकिन बच्चों के क्लास 8th में भी आ रहा है, डीएवी की बुक्स में प्रिस्क्राइब्ड है कि ये वाला चैप्टर आएगा। वैसे एनसीईआरटी बुक के अंदर ये चैप्टर कहीं पे भी नहीं है क्लास 8th के अंदर, ठीक है। तो वीडियो है क्लास 8th के लिए। पैरालाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 7th के बच्चे जो हमारे लाइन्स एंड एंगल समझ रहे हैं वो देख सकते हैं इसको, और जो हमारे क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स आता है उसमें भी देखना हेल्पफुल है। ये वीडियो है रहेगी वाले लोगों के लिए जो 7th के बच्चे, 8th के बच्चे और जो 9th के बच्चे। 9th एनसीईआरटी में है ये, एंड 7 एनसीईआरटी में है, 8th की ओनली डीएवी में, ठीक है। चलिए, जो पहले लाइन्स है इसका मतलब क्या है? तो ऐसी रेखाएं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दो ऐसी लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हम उसको क्या बोल देंगे? पैरालाइंस बोल देंगे, ठीक है। तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, तो इसको हम पैरालाइंस बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि रेल की पटरियां कभी नहीं मिलती, तो ऐसे कैसे भी बन सकती है पैरालाइंस, आप कैसे भी बनाओ, ठीक है। ओके, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इनके बीच के जो स्पेस होता है बेटा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक इक्वल लेवल ऑफ स्पेस रहता है सबके अंदर, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं होते हैं। चलिए, पेयर ऑफ एंगल्स सबसे बात करेंगे। अगर हम पैरालाइंस बना रहे हैं ना बच्चे, तो उसके अंदर कुछ आपके ट्रांसवर्सल लाइंस होती है। तो दिस इज माय ट्रांसवर्सल लाइन एंड दिस इज माय पैरालाइंस, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी, दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल, ठीक है। अब हमने कुछ ऐसी ट्रांसवर्सल बनाई, तो ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन आ गई जो कि दो पैरेलल लाइंस को कट करके जाएंगी। इफ अ लाइन इज इंटरसेक्टिंग द टू पैरेलल लाइंस दैट नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। ओके गाइस, हम कर रहे हैं इसमें एंगल्स। कितने एंगल्स बन सकते हैं? तो यहाँ पे अगर ड्रॉ किया जाए तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, फिर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो इन्होंने ऐसे से कर रखा है। तो हम पेयर ऑफ एंगल्स हम समझ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं एक चीज समझता हूँ कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो एक जैसी जगह पे होते हैं, एक जैसे प्लेस पे होते हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये जो 1 और 2 है ना, ये मेरे अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल है, बाहर के ऊपर ऊपर वाले। मैं इनको बोल सकता हूँ ऊपर वाले। देखो, मेरा काम ये नहीं है कि मैं टर्म्स बताऊं, मेरा काम ये है कि मैं इजी बनाऊं, ठीक है। और ये मैं नीचे इनको बोलूंगा नीचे वाले, ठीक है। तो फिर 5 6 फिर से क्या हो गए? ऊपर वाले। और फिर 7 8 क्या हो गए? नीचे वाले। ये वाला हो गया राइट में, और ये वाला हो गया लेफ्ट में। फिर से ये वाला हो गया लेफ्ट में, और ये वाला हो गया राइट में। फिर से ये वाला हो गया लेफ्ट में, लेफ्ट में, ये राइट में और राइट में। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया हो, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से अब बहुत इजी हो गया आपके लिए। तो मैं बोलूंगा ऊपर वाला, ऊपर वाला राइट में, ऊपर वाला राइट में है 1, ऊपर वाला राइट में कौन है? 6। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर से ऊपर वाला लेफ्ट में कौन है? 2। ऊपर वाला लेफ्ट में कौन है? 5। फिर नीचे वाला राइट में कौन है? 4। नीचे वाला राइट में कौन है? 8। उसके बाद नीचे वाला लेफ्ट में कौन है? 3। उसके बाद नीचे वाला लेफ्ट में कौन है? 7। तो इसको बोलेंगे हम और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जिनकी पोजीशन सेम है, जिनकी क्या है बच्चे? पोजीशन सेम है, उसको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम से लिखा जा सकता है। एक बार आप एसएस ले लो, और मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। अगर एसएस नहीं लिया है तो 10 सेकंड वीडियो को पीछे करो, एसएस ले लो, ठीक है। दोबारा लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्विवेलेंट टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इज इक्वल टू एंगल 5, देन वी नो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड द एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। दीज ऑल आर नोन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विच आर इक्वल। अच्छा भाई, इसका वैल्यू क्या है? मतलब क्वेश्चन में से आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन है, 60 डिग्री है, पूछेगा ये क्या है, एक्स क्या है? तो बेटा एक्स भी 60 डिग्री ही होगा, बिकॉज मुझे पता है ये है ऊपर वाला राइट में, ऊपर वाला राइट में, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? 60 आ गई। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। थोड़ा सा और करते हैं हम,
दोबारा से बनाते हैं। अब जरूरी नहीं जहां मैंने बनाया वही बने, मान लो यहाँ बन गया, तो ये वाला बताओ, मान लो ये एक्स और मान रखा है ये हमारा 70 है, तो बताओ अब वैल्यू क्या होगी एक्स की, 70 हो गई। ठीक है, अब आपको लग रहा हो जो एक्स है वही वैल्यू है, नहीं, एक और क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। तो हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, मैं एक्स रख देता हूँ, यहाँ मैं वाई रख देता हूँ, यहाँ मैं जेड रख देता हूँ, यहाँ मैं डब्ल्यू रख देता हूँ, यहाँ मैं 60 रख देता हूँ, और यहाँ मैं 120 रख देता हूँ, यहाँ 60 और यहाँ अगेन 120 रख देते हैं। सो ठीक है, अब मेरी एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी, 60 होगी, क्योंकि ऊपर वाला राइट में, ऊपर वाला राइट में। वाई की वैल्यू मेरी 120 होगी, ऊपर वाला लेफ्ट में, ऊपर वाला लेफ्ट में। जेड डब्ल्यू जेड की वैल्यू मेरी 60 होगी, और डब्ल्यू की वैल्यू मेरी 120 होगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है, यहाँ तक डिग्री लगा लेंगे, डिग्री का निशान। ओके बच्चे, यहाँ तक मुझे लगता है कोरस्पोंडिंग एंगल्स आपको समझ आ गया होगा। ओके, चलिए अगला है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर पहली बात तो इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर का, इंटीरियर मतलब अंदर का। अंदर के एंगल कौन सा, 3 4 5 6, 3 4 5 6 आर द इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 is known as interior angle. Either the angle 1 and the angle 2 is the exterior angle, and the angle 7 and the angle 8 is exterior angle. ठीक है गाइस, यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। जो अंदर की तरफ दिख रहे हैं वो अंदर के एंगल है इंटीरियर एंगल, जो बाहर की तरफ दिख रहे हैं वो बाहर वाले एंगल है एक्सटीरियर एंगल है। तो एक बार हम रब करेंगे इसको। चलिए अब हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक छोड़कर एक। तो अगर मैं बोलूँ कि एंगल 4, एक छोड़कर, 3 छोड़कर अगला कौन है, 5। ओके गाइस, उसके बाद अगर मैं एंगल 3 की बात कर रहा हूँ तो एक छोड़कर उसके अगला कौन है, 6। तो दीज आर द ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, जिसको मैं ए आई ए बोल देते हैं। तो ए आई इज ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, नथिंग एल्स, ए आई ए, शॉर्ट फॉर्म द निकनेम इज ए आई ए, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। एक बार दोबारा देखेंगे, ठीक है, एक बार मैं डायग्राम की कोडिंग हूँ, इसको इससे क्रॉस, इसको इससे क्रॉस बात कर रहा हूँ। एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 5। अब यहाँ पे कुछ भी लिखो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम मान लेते हैं एक लाइन लिखी थी, यहाँ पे लिख दिया 120, यहाँ लिख दिया एक्स। अब बताओ एक्स किसके बराबर होगा, 120, क्योंकि ऑल्टरनेटिव क्रॉस, क्रॉस क्रॉस का मामला बेटा। तो ऐसे दली, ऐसी लाइन दली, ये इसके क्रॉस होना चाहिए, ये इसका क्रॉस होना चाहिए। ओके, तो ये होगा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। आगे बढ़ें, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप लोगों को पता होगा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, वो आपके कहाँ लगते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहाँ लगते हैं, जब आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है तो उस टाइम वर्टिकल अपोजिट एंगल का काम शुरू होता है बच्चे। तो जैसे ये एक्स है और ये 60 है, तो वर्टिकल अपोजिट कहता है कि बिल्कुल आमने सामने जब लाइनें, when the two lines L1 and L2 are intersecting at some point, that the point is 0, and the angles made by these intersecting lines are even vertical opposite angles, make a vertical opposite angle which are the equal sides. ठीक है, so we are knowing the x value has a 60 degree. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रही होगी बच्चे, 60 डिग्री रही होगी, क्योंकि जब इंटरलाइन काटती हैं आपस में तो उनसे बने हुए जितने भी एंगल्स होते हैं जो आमने सामने पे हैं, अपोजिट है एक दूसरे के, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप नोट करते रहना बेटा। मैं अगर रब भी कर रहा हूँ तो 10 सेकंड पीछे लेके पोज करके एसएस लेके लिख लेना, ठीक है। बाकी क्लास लेने का मजा तभी है जब आप भी कॉपी पेन लेके बैठो, और अगर मैंने लिख दिया है और मैं मिटाने वाला हूँ तो आप उसको वीडियो को पॉज करो और लिखो। ठीक है जी, हाँ आगे बोलेंगे हम वर्टिकल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल में बच्चे क्या है कि यहाँ देखो दो लाइन काट रही है, ये कट रही, ये कट रही, आपस में कट रही है, तो इनके अपोजिट एंगल 1, एंगल 3, इसके अपोजिट एंगल 2, एंगल 4। ठीक है, तो दीज मस्ट बी इक्वल, एंड द एंगल 5, एंगल 8, एंड 5, एंगल 8, and the angle 6, angle 7. Okay guys, so these are the vertical opposite and vertical opposite angle. तो अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच दूं, तो अगर ये 120 है और अगर ये x है, ठीक है, और यहां से मैं बोल दूं कि चलो बस हो गया, ऐसे तो यहाँ पे लग सकता है 120 इसके बराबर हो जाएगा x के, और फिर मैं यहाँ बोल देता हूँ ये 120 है और ये z है, तो z का आंसर भी 120 कहलाएगा ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, क्योंकि काट रहा है, कटा हुआ सेम पॉइंट पर वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए अगला है लीनियर पेज। तो लीनियर पे बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एक स्ट्रेट लाइन, आपने क्लास 7 पढ़ लिया होगा, देखो कुछ नॉलेज क्लास 7 में ली होगी, लेकिन मुझे नहीं पता आपको कितना आता कितना नहीं आता। सो लीनियर पेज का एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हैविंग एन एंगल ऑल्सो 180 डिग्री। ठीक है, कुछ भी हो, स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना का एंगल लेती है, 180 का। तो मान लेते एक लाइन प्यारी सी आई जो इस पे गिर गई एक पॉइंट पे, तो ये वाला और ये वाला, मतलब इट इज एक्स, इट इज वाई, तो अभी भी इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम होना चाहिए 180।
क्या होना चाहिए 180। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए तो एक काम करते हैं, पहले मिटाते हैं इसको, चलिए दोबारा बनाएंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए इफ इट इज 120 एंड इट इज एन एक्स, तो मुझे पता है कि दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो 120 इज इक्वल टू 180, तो इट मस्ट बी वर्टिकल, वर्टिकल अपोजिट लिख दिया, लीनियर पेयर। ओके, सो ये प्लस होता है क्या हो जाएगा गाइस, माइनस हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, 180 माइनस 120, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे ख्याल 60 आगे बचा। क्लियर है बेटा यहाँ पे, क्लियर है। तो अब बोलोगे यार यहाँ ये काम क्या आ रहा है, बेटा यहाँ ये काम क्या आ रहा है, यहाँ काम आ रहा है ये एंगल्स में। सो यहाँ पे मुझे चार ऐसे गोले दिख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये तो ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे, उसके बाद ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 बनाएंगे, उसके बाद एंगल 3 और एंगल 4 भी मिलकर 180 बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन जहां बनती जाएगी, देखो स्ट्रेट बन रही है ना, मैं करके दिखाता हूँ एक बार आपको। देखो स्ट्रेट लाइन बनी, अगेन स्ट्रेट लाइन बनी, अगेन स्ट्रेट लाइन बनी, और अगेन स्ट्रेट लाइन बनी, जितनी बार भी स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी और आप ऐसे करते रहो, तो ये सब हो गया हमारे लीनियर पेयर। ठीक है, वैसे नीचे वाले क्या करेंगे, तो आपको समझ आ गया होगा, 5 को करेंगे 6 से, फिर 5 को करेंगे 7 से, और फिर 7 को करेंगे 8 से, और फिर 8 को करेंगे 6 से। तो दीज ऑल आर इक्वल टू 180, दीज ऑल आर इक्वल टू 180 ड्यू टू लीनियर पेयर, ड्यू टू लीनियर। यहाँ तक की बात मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट करते हैं सम ऑफ कोइंटीरियर, एक और प्रॉपर्टी आ जाती है सम ऑफ कोइंटीरियर वाली। सो सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल, सो इसके अंदर क्या है, जैसे कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो या छोड़ो, एंगल 4 प्लस एंगल 6, इसका आंसर 180 होगा। क्यों भाई, क्योंकि इसको बोलते हैं सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। एक साइड पर, एक साइड पे दो इंटीरियर एंगल मुझे दिख रहे हैं, एक साइड पर ही है, ऑल्टरनेटिव नहीं है ये, एक साइड पर है। एक साइड में मुझे दिख रहा है 4 और 6, और एक साइड पर दिख रहा है मुझे 3 और 5, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे बेटा, 180 ही बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इट इज ऑलवेज अ सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल कुछ नहीं होता 180, तो सप्लीमेंट्री से घबरा मत जाना, ये सप्लीमेंट्री नाम देखा तो घबरा गए। ठीक है बच्चे, तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 होता है ना। द क्वेश्चन अप्रोच, तो हमें क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं, सो हम वो देखेंगे। ये तीनों एल एम एन ऑल आर पैरेलल, ओके। एंगल 1 इज 110, एंगल एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू निकालना है आपको। तो जहां तक मुझे प्रॉपर्टीज याद है, कौन कौन सी, सम ऑफ कोइंटीरियर, लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट, अल्टरनेटिव इंटीरियर और कोइंटीरियर, तो 5 प्रॉपर्टी से हम मुक्का मार के खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को। सो एक्स निकालना है, सबसे पहले लीनियर पे लग सकती है, लीनियर पे लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन बन रही है, एंगल 1 प्लस एंगल एक्स इज मस्ट बी इक्वल टू 180 होना चाहिए, and the angle 1 is 110 and the angle x we have to find it, okay, so angle x is equal to 180 minus 110 and it's given me angle x as 70। ओके गाइस, तो इसका मतलब एंगल ये आ चुका है 70। और अब यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो सुनो सुनो, इफ तो यहां मैंने कुछ नहीं लिखा, बट इफ एल इज पैरेलल टू एन, इफ एल इज पैरेलल टू एन, अगर मैं ये भूल जाऊं कि लाइन बीच में भी है, तो ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल है, तो एन एक्स एंड जेड इज x and z is corresponding angles, see है, तो एंगल x, ओके, एंगल x is equal to एंगल z, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो एंगल x हमारा क्या निकल चुका था बेटा, एंगल x हमारा निकल चुका 70, तो एज पर द रूल एंगल z इज आल्सो 70 डिग्री, तो ये भी मेरा 70 डिग्री निकल गया। अब सुनो, अब मुझे लग रहा है कि ये दोनों मिलके मस्त आराम से सीधी लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ये वाला एंगल इधर था, फिर एक और आ गया एंगल, तो स्ट्रेट लाइन बन गई। तो स्ट्रेट लाइन बनते ही मुझे पता चल गया कि z प्लस w मिलके 180 बना रहे हैं, लेकिन क्यों बना रहे हैं, बिकॉज वो लीनियर पेयर है आपस में, ठीक है, और ये इक्वल क्यों थे, क्योंकि वो कोरिस्पोंडिंग थे, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है बच्चे, अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो मुझे पता z क्या है, 70 आ चुका है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द w, and w gives me 180 minus 70, that's w is 110, तो w की वैल्यू निकल गई मेरे पास 110। अब सुनो, अब मुझे सही है कि मुझे ये m को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, सो एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, ओके। अब सुनो, अब मैं सोच रहा हूँ कि m जो थी वो भी तो पैरेलल थी ना n के, तो मुझे बताओ कि एंगल y बराबर एंगल z नहीं होना चाहिए, क्यों बताओ, तो रीजन 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 ऑल्टरनेटिव एंगल होना चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव है ना,
ऐसे क्रॉस वाले ऑल्टरनेटिव होते हैं, क्रॉस वाले ऑल्टरनेटिव होते हैं। और z मेरा क्या रह चुका था 70 बेटा, तो मेरा y भी क्या आ चुका है 70 आ चुका है। और इसी के तरीके से हम x निकाल लिया, y निकाल लिया, z निकाल लिया और w निकाल लिया। आप पहले कोई भी निकाल लो, वो आपकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको निकालनी 4 की 4 टर्म्स है, तो वो आपको मेन फोकस रहना चाहिए कि आपको 4 टर्म निकल जाए। ऐसा नहीं कि पहले x ही निकलेगा, फिर y निकलेगा, फिर z निकलेगा, फिर w निकलेगा, ऐसा हमारा कोई प्रायोरिटीज नहीं रहेगी क्वेश्चन को लेकर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 9th में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डीएवियंस, तो डीएवी आपको तैयार कर रहा है क्लास 9th के लिए, कोई नहीं, रेडी रहना। तो एक्स और जेड आपको निकालना है, ओके ओके, एक्स और जेड है मुझे निकालना है, बट यहाँ पे एक्स की कोई डेफिनेशन मुझे प्रॉपरली नजर नहीं आ रही, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स वो ये बोलना चाह रहा है, तो हम पहले यही निकाल लेते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिलके 180 बन सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ द सेम ट्रांसवर्सल साइड्स है। ओके, तो मैं ये चाहता हूं कि एंगल एक्स प्लस 50 मिलके 180 बना रहे हैं, बिकॉज अभी मैंने रूल बताया था ये वाला, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, तो हम यहाँ लिख देंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स एंड द x विल बी 180 minus 50, that's give me angle is equal to 130। तो मुझे पता चल गया कि x क्या है, 130 आ चुका है। अब मुझे y निकालना है। अब मुझे ये बताओ, m is also parallel to n, ठीक है, m is also, यहाँ लिखा था L is parallel to m, बट यहाँ आ गया m is also parallel to n। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि y और जो 30 है वो आपस में क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, एंड इफ दे आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल देयर मस्ट बी इक्वल, ठीक है, दे मस्ट बी इक्वल। तो आपस में क्या रहेंगे बच्चे, इक्वल रहेंगे। तो y जो है वो हमारा 30 के बराबर आ चुका है। सो नाउ वी आल्सो कैलकुलेट x एंड y, एंड दो ही टर्म उसने मुझसे मांगे थे, मैं दोनों ही निकाल चुका हूँ। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का है और हमसे मांग क्या रहा है, शो दैट दीज आर पैरेलल, दीज है कौन है, ए बी पैरेलल है सी डी, ठीक है ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी लग जाए, कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव इंटीरियर वर्टिकल कुछ भी लग जाए, तो इसका मतलब वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो लग क्या कर रही है, एक तो उसने बोल दिया कि बी ओ ए का है, बी ओ ए, एक बार ढूंढेंगे, हाईलाइट बी ओ ए। एक बार उसने मुझे बोला बी ए ओ, बी ए ओ, बी ओ ए, ये कुछ बोलना चाह रहा है इक्वल करने का, क्या बोल रहा है, बी ओ ए, बी ओ ए ये वाला एंगल हो गया बेटा, बी ओ ए, और बी ए बी, बी ए ओ ये वाला इक्वल है, ओके बेटा, ठीक है। चलो सी ओ डी, सी कहाँ गया, सी ओ डी ये वाला किसके बराबर है, सी डी ओ, सी डी ओ इसके, मतलब चलो दो लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, ये वाले आपस में ये दोनों बराबर है और आपस में ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब मुझे उसने क्या बोला कि मुझे प्रूफ करके दिखा दो कि ये ट्रांसवर्सल है। ओके, एक बात बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इनको नाम दे दूं x, इसकी भी नाम हो जाएगा x, इसको दे दूं y, तो ये भी नाम हो गया y, ठीक है, दोनों को क्या इक्वल इक्वल है। अब एक बार बताओ, मुझे तो ये पता ना कि x और y बराबर है, मुझे क्या पता है एक्स और वाई बराबर है, क्यों बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को देखूं जिसका नाम है बी ओ ए इज इक्वल टू में डी ओ सी, ये दोनों बराबर है ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर थे, मैं इनको एक्स मान चुका हूँ, ये दोनों आपस में बराबर, मैं इसको वाई मान चुका हूँ, तो एक्स और वाई बराबर है। और इफ एक्स एंड वाई इक्वल, तो एक्स का नाम तो ये भी है ना, एक्स का नाम तो ये भी है बी ए ओ, सॉरी बी ए ओ, जबकि वाई का नाम तो ये भी है ये वाला, तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था सी डी ओ। अब ये बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हो गए, दीज आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, चेक कर सकते हो, दीज आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपके टीचर ने अगर किसी और तरीके से करवाया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे करना, मैं वैसे भी करवा दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे सिंपल तरीका कोई नहीं है। एक बार बस आपको लेट करना पड़ेगा, तो एक बार आप लेट कर लेना, बी ओ ए को आपने ए एक्स माना था और डी ओ सी को आपने वाई माना था, और क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। वी ओ ए मान से दोनों इक्वल कर दिए, फिर उनका नाम चेंज कर दिया और फिर इजीली क्वेश्चन हो गया गाइस, ठीक है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा सही लग रहा है मुझे। सो लिख रहा है ए बी सी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द फोर एंगल्स दिस इज 90 डिग्री, शो दैट दीज लाइंस आर इक्वल। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, तो मुझे तो लग रहा है रेक्टेंगल टाइप्स बनेगा कुछ, क्योंकि सबका 90 90 90 90 और 90, तो ए बी सी डी, ओके सब 90 है,
सब 90 बना लिया। शो डेट द ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके गाइस, सुनो सुनो सुनो, देखो कोई इंटीरियर का सम 180 होता है, कोई इंटीरियर का सम क्या होता है 180। मैं एंगल दिखा सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल डी इज मस्ट बी इक्वल टू 180, क्योंकि क्यों 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 बताते, सुनो। एंगल ए प्लस एंगल डी निकालो पहले, 90 प्लस 90, ओके, तो इट मस्ट बी, दोनों 90 है तो 180 बनेगा, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर these are co-interior angles, therefore the lines AB is parallel to CD। अब सिमिलरली हम दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन सिमिलरली ना लेकर वैसे लिख देंगे। अब देखो हमने ये दो कर दी, अब हम ये दो करेंगे, एंगल D प्लस एंगल C निकालेंगे। D जो है 90 प्लस AB 90 है, तो ये मुझे 180 देगा, और एंगल D और एंगल C अगर 90 है तो एंगल D प्लस एंगल C अगर 180 बन चुके हैं, तो इसका मतलब सेम लाइन लिख देना, सेम लाइन यहाँ लिख देना, ठीक है, सेम लाइन टेप देना कि these are the co-interior angle, therefore their lines are parallel, which lines AD is parallel to C। ओके बच्चे, C यानी लेट C भी। ओके बच्चे, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है, आगे बढ़े। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तो 75, चलो ठीक है, मान लिया 75, ये दोनों पैरेलल है, ए भी पैरेलल है, किसके किसके पैरेलल है, सीई के, इन दो, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। अगर पैरेलल है तो कुछ लॉजिक तो बना ही रहा होगा। अच्छा पैरेलल है तो एक्सटेंड कर सकते हैं, मैंने इसको हल्का से यहाँ बढ़ा दिया, सीधी लाइन है, हल्का से मैंने यहाँ बढ़ा दिया। अब सुन, ये 75 वैसे छोटा छोटा मांग कह रहा है, वो देख लेते हैं क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, ये 40 है, फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ द लाइन। तो मुझे मुझे एक बार ये मांग रहा है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, एंड एक बार ये मांग रहा है, देखेंगे। सुनो, अगर ये 75 है, ये लाइन पैरेलल है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सीई, इफ ए बी इज पैरेलल टू सीई, देन आफ्टर आई हैव टू नो कि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या बोलते हैं, कि एंगल बी ए सी इज मस्ट बी इक्वल टू ए सी ई। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि दो लाइंस के बीच में ऐसे और ऐसे ये अल्टरनेटिव होते हैं। तो देखो ये क्रॉस बना रहा है, क्रॉस बना रहा है, एक इस तरफ अंदर की तरफ, एक तरफ बाहर की तरफ, तो इसको ऑल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। ये देखो, अगर ये लाइन ऐसी होती, सीधी होती, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल होती, तो ये अंदर है, ये बाहर है, ठीक है, तो दोनों लाइन आपस में इक्वल है। देयर आफ्टर ये मेरा क्या निकल चुका है, 75 आ चुका है, ये वाला एंगल। ओके, ये वाला एंगल का नाम क्या है, ए सी ई। ए सी ई है मेरा, हमें नहीं दे रखा था, और हमें ये जो दे रखा था बी ए सी, वो हमारा 75 था। ओके, पहले ऊपर की फिगर को थोड़ा सा साफ करेंगे। चलिए गाइस, हाँ जी बेटा, अब मेरे को ये पता चल गया कि ये मेरा 75 है, ये मेरा बेटा क्या है, 75 आ चुका है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इन तीनों का सम ही लीनियर पेयर होता है? होता है भाई, ऑफकोर्स। ए सी बी, ये वाला नाम है ए सी बी, ये ए है, सी है, बी है, प्लस बीच वाले का नाम क्या है बेटा, ए सी ई, ए सी ई, प्लस इधर वाले का नाम क्या है, ई सी डी। तो ठीक है, इन सब का सम क्या है, ये जो है ये इक्वल टू 180 बनेगा, इक्वल टू 180। ये मेरा क्या आ चुका है, मुझे निकालना है ए सी बी, प्लस ये मेरा क्या आ चुका है बेटा 75, प्लस ये टाइम मेरा ये क्या आ चुका है 40, इक्वल टू मेरा क्या आएगा बेटा 180। अब ए सी बी जो है मेरा, दोनों को प्लस करेंगे, ये बनेगा 135। कितना बनेगा बच्चे, 135। मुझे यहाँ पे लग रहा है 7, नहीं गलत कर दिया मैंने, गलते 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 75 है ना, 75 के बाद 10 जोड़ा 85, 10 जोड़ा 95, और 95 के बाद 110, 5 का 5 जोड़ा 4, 7 4, 7 4 11, 115, ठीक है, इस गल्टो में 180, ठीक है। तो 7 और 4 जुड़ेगा तो वो तो क्या आएगा, 7 तो सही चल रहा है ना हमारा, 3 है, हाँ ठीक है, एक सही चल रहा है। तो एंगल ए सी बी जो हमारा निकल गया 180 माइनस 115, ठीक है। अगर एक सिर्फ 10 होता तो ये बचता 70, 70 नहीं बचा तो 65, कितना बच गया, ए सी बी 65 आ गया। तो ये वाला हिस्सा मेरा बेटा कितना आ चुका है, 65। ओके, अब ये वाला 65 है, ये वाला 75 है, तो ये जो होगा वो एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, कि एक ट्रायंगल में तीनों तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए बेटा, 180 होना चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी का जो सम होना चाहिए वो इक्वल टू 180 होना चाहिए, ठीक है बच्चे। सो यहाँ पे एंगल ए का सम 75 था,
एंगल सी हमने निकाला अभी 65, और हमारा एंगल बी हमारा यहाँ से निकल जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 180। पहले दोनों को जोड़ते हैं, ये 6, 5 और 5 तो हो गया बेटा 0, ठीक है। अब ये 7 और 7 हो गया 14, ठीक है। तो एंगल बी जो हमारा निकल के आ गया वो आ गया 180 माइनस 140, एंगल बी इज इक्वल टू 40, ठीक है बच्चे। तो अब ये एंगल भी मेरा निकल के आ गया बेटा 40, और ये वाला एंगल मेरा निकल गया 65, ये वाला एंगल निकल गया 75। मेरे को तीन ये दो एंगल निकालने थे बस, ये मुझे निकालना पड़ा ताकि मैं इजिली इसको आगे को सोल्व कर सकूं, ठीक है बच्चे। यहाँ तक की बात समझ आ रही है? चलो आगे बढ़ेंगे। एक्स वाई जेड निकालना है, फिर से मैं फिर वही बोलूंगा, एक्स वाई जेड निकालना है तो कोई ऐसे जरूर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले एक्स निकलेगा फिर वाई निकलेगा फिर जेड निकलेगा, जो आपको इजी लग रहा है पहले आप निकाल दो, ठीक है। बट मैं देखता हूँ कि सबसे पहले मुझे क्या इजी लग रहा है। तो ये दोनों लाइन आपस में तो पैरेलल है, एल इज पैरेलल टू एल, ठीक है। ओके, ये एक्स ये 40 है, ठीक है। तो मुझे लगता है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर के हिसाब से भी 40 हो गया, कोरस्पोंडिंग के हिसाब से। तो लिखेंगे एंगल, देखो नाम नहीं है यहाँ पर, तो नाम नहीं होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मुझे, हो जाए तो हम नामकरण कर दें, या तो एक काम करते हैं नामकरण कर देते हैं। ओके, इस ये एल है, अगर नामकरण करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। एक काम करो, पहले ना इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है, और एक्सटीरियर नहीं, ये तो कोरस्पोंडिंग होगी। देखो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल दस कोरस्पोंडिंग हो गया। कैसे हो गया बच्चे? क्योंकि देखो बाहर वाला लेफ्ट में, बाहर वाला लेफ्ट में। अब सुनो, एंगल एक्स प्लस एंगल जो हमारा जेड है ना, एंगल जेड है वो 180 ही बना रहा है। क्यों बना रहा है? लीनियर पेयर है, ऐसा बना रहा है लीनियर पेयर की वजह से। तो एंगल एक्स मेरा निकल चुका है 110 प्लस एंगल जेड मैं भी निकाल से निकाल दूंगा, तो यह 180 के बराबर। तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो एंगल जेड की वैल्यू आ गई बेटा मैंने यहाँ से 70। कितने वैल्यू आ गई बेटा मेरी यहाँ से? 70 वैल्यू आ गई। यहाँ तक की बात समझ आ रही है? मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने यहाँ से कोरस्पोंडिंग लगाया, ये दो लीनियर पेयर बना ली, कोई सीधी लाइन बन रही है, सीधा का सम 180 होता है। एक्स मेरा 110 आ चुका था, तो जेड मेरा 70 आ गया। ओके, अब यहाँ से मुझे यहाँ निकालना है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 40 आ गया, क्यों आ गया? कोरस्पोंडिंग। क्यों आ गया बेटा? कोरस्पोंडिंग था। अब सुनो 40 प्लस वाई, 40 प्लस वाई का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो वाई की वैल्यू निकल गई 180 माइनस 40, तो 140 आ गई वाई की वैल्यू। कितने आ गए बेटा? 140। ओके, क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पे नाम नहीं दे रखा था, तो मैंने ऐसे सीधा कर दिया कि ये 40 है, तो ये वाला मेरा क्या होगा? 140 होगा, ठीक है बच्चे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए और हमारे, पेशेंस रखें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, शॉर्ट ऐड करना है इस बार कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। ए बी पैरेलल टू सी डी है। अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो क्या ऑल्टरनेटिव इंटीरियर होने चाहिए? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर मिल रहे हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी मिला मेरा, और इज इक्वल टू है एंगल बी सी डी। बी सी डी देखो ये रहा, बी सी डी। तो कितना कितना बन रहा है? 40 ईच है, 40 ईच है। एंड इफ द ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल therefore these lines are parallel. So which lines we are talking about? AB parallel to CD, AB parallel to CD. Okay guys, यहाँ तक की बात मुझे लगभग समझ आ गई है। तो अब अगला पॉइंट करेंगे हम। तो मुझे पता है पैरेलल हटा दो, इसको ऐसे लेना बेटा। चल, अगला है CD पैरेलल टू करना है EF के। CD पैरेलल टू करना है EF के, इन दोनों को करना है। देखो अब मुझे लग रहा है एक एंगल यहाँ दे रखा है छोटू सा, एक एंगल यहाँ दे रखा है, दोनों का सम अगर 180 है, क्योंकि इंटीरियर की तरफ, अंदर की तरफ सम इंटीरियर। ओके, तो एंगल FEC प्लस एंगल ECD, इनका सम 180 बैठ रहा है क्या? इनका सम 180 बैठ रहा है? हाँ बैठ रहा है। 160 प्लस 20 180 बैठ रहा है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल आर 180, therefore EF is parallel to CD। ये लाइन भी हो गई, लेकिन इस बार करेंगे हमने सम ऑफ पैरेलल की तरफ से, ठीक है बच्चे। आगे करेंगे AB को EF के। सो पहले इसको मिटा देते हैं। अब अगला करना है मुझे AB को EF से। इन दो में देखो मुझे बड़ा मुश्किल है निकालना रिलेशन, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं ये प्रूफ कर चुका हूँ कि AB पैरेलल टू CD है, फिर हम ये भी प्रूफ कर चुके हैं कि CD पैरेलल टू EF है, तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाता है। देयरफॉर AB इज आल्सो पैरेलल टू EF। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी में लगाने, बस लिखना था कि अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन खुद इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होगी। और ये हमें अंधे को भी नजर आ रहा है। अगर हम लाइनों को थोड़ा एक्सटेंड कर दे तो तीनों ही लाइनें आपस में क्या है बेटा? पैरेलल है, ठीक है बच्चे।
तो हम इतने से पॉइंट से भी हम इसको शो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन मुझे लगा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी शो डेट वाला क्वेश्चन हो गया। देखो एक क्वेश्चन होते हैं वैल्यू निकालने वाले और एक क्वेश्चन शो डेट वाले, तो ये कुछ हमारे शो डेट वाले क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। सो हमारा ये ट्रायंगल है और एडी इज एल्टीट्यूड, एडी इज एल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा बच्चे 90 डिग्री होगा। बीपी इज पैरेलल टू एबी, एडी बीपी कहाँ है बेटा, बीपी ये ना पैरेलल टू एडी, कह रहे हैं आपस में पैरेलल, हाँ भाई है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल का सम क्या आ रहा है बेटा, ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल 40 आ रहा है, तो दिखा देंगे ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल मतलब पी बी ए इज इक्वल टू है, पी बी ए बराबर है डी ए बी के, इसलिए 40 डिग्री ईच हो गया। चलिए अगला सी क्यू पैरेलल टू एडी, सी क्यू है कहाँ, सी क्यू पैरेलल टू एडी। अब अगर इन दोनों को प्रूव करें, देखो ये रहा मिल गया 90 है, 90 है, ये भी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल 90 ईच। कैसे हम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे ए डी सी इक्वल टू क्यू सी डी। ओके चलो अगला बीपी और सी क्यू, बीपी कहाँ है, बीपी ये रहा बीपी, और एक है सी क्यू, सी क्यू ये वाला, अरे वही मैंने बता दिया था ना। अगर 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 देखो दोनों में सेम मिल रहा है, दोनों सेम सेम, देखो अगर बीपी हम प्रूफ कर चुके हैं पैरेलल टू एडी, फिर हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि सी क्यू इज पैरेलल टू एडी, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन मानेंगे, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। हमने क्या पाया भाई, ये बराबर दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है, बीपी इज आल्सो पैरेलल टू सी क्यू, डन बेटा। ठीक है वजह इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हल्का हल्का थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात और कुछ नहीं। चलिए अगला मुझे लग रहा है हल्का सा सेम ही क्वेश्चन है, बस इस पर क्वेश्चन अलग है। तो इस पर मतलब डी ए सी 30 है, डी ए सी 30 है, ओके ओके ये हमारा 30 है। आप मुझे ये बता दो फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स एबीसी, ए बी ओ सी। ए एंगल तो निकल गया भाई, ए एंगल तो निकल गया, ए एंगल एक तो 40 है प्लस 30 है, तो टोटल मिला के हो गया 70। ओके गाइस मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बता चुका था कि 30 है, ए एंगल दो का मिलकर मिला है 40 प्लस 30 दैट इज बिकम 70। एंगल ए तो बेटा आ चुका है मेरे यहाँ पे, एंगल ए आ चुका है। अब सुनो सुनो सुनो, मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि अगर एंगल ए आ चुका है, ये 90 है, तो ये एंगल निकल सकता है छोटे वाले ट्रायंगल। अब ये हम बात कर रहे थे यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी की, लेकिन अब हम छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। अगर हम ए डी सी ट्रायंगल लेते हैं, ये 30 है 90 है, तो ये निकल जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, वैसे नाम तो पूरा लिखना चाहिए आपको। सो अभी ये 30 है और एंगल डी मेरा 90 है, प्लस एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 है। चलिए ये मेरा मिलके बना 120 लग रहा है, एंगल सी इज इक्वल टू 180, सो एंगल सी इज इक्वल टू 60 120 माइनस 180 माइनस 120 दैट्स गिव मी 60, तो ये मेरा बेटा 60 डिग्री निकल गया। ओके अब अगर ये सेम चीज है, ये मेरा 40 है, ये मेरा 90 है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, वैसे मैं सीधा भी निकाल सकता हूँ, 90 में से 50 आएगा, ठीक है। ओके मैं बाकी मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो ट्रायंगल की बात करें, इसमें ट्रायंगल है एडी बी, एडी भी ट्रायंगल है, ओके। और एडी भी ट्रायंगल में मुझे एक बात अच्छे से पता है कि एक एंगल मेरा 40 है, एक एंगल मेरा 90 है, और एक एंगल मैंने निकालना है बी इक्वल टू मेरा 180 है। सो 90 और ये मिलकर बन गया 130 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 130, दैट इज एंगल बी इक्वल टू 50। ओके बच्चे क्लियर, ठीक है। मेरा पेन लेट चलता है, मेरा दिमाग जल्दी चलता है, क्या बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है। अब क्लास 9th के बच्चे जा सकते हैं इस वीडियो को यहाँ पे छोड़कर, और क्लास 7th के बच्चे जा सकते हैं इस वीडियो को छोड़कर, और क्लास 9 जो डीएवी के बच्चे सिर्फ वो रुके और बाकी सब जा सकते हैं। डीएवी में ये क्वेश्चन है बड़ा पॉपुलर, 4:3 में एक लाइन सेगमेंट को काटते हैं 6 सेंटीमीटर वाली। तो सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर लाइन खींच दी बेटा, उसके बाद यहाँ पे बनाओगे 45 डिग्री और एक बनाओगे यहाँ पे 45 डिग्री। आप इसको डी से मेजरमेंट कर सकते हो, प्रोटेक्टर से 45 दोनों बना दी। 45 ऐसे जाती है, देखो सीधी होती है 90 ऐसी, लेकिन 90 आ गई। उसके बाद मैंने करना है 1 सेंटीमीटर का कंपास खोलना है और टिक लगाना है। तो एक आग लगेगी यहाँ, एक आग लगेगी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे कुल मिला के टोटल जिनका है, टोटल क्या है 7 है ना दोनों का, तो 7 आग लगानी है, 7 इधर और 7 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 आग लगी दोनों जगह, 7 आग लग गई। अब उसने बोला 4:3, 4 ऊपर ले जाओ, 4 ऊपर ये रहा और 3 ये रहा। अब इन दोनों लाइनों को लाइन से मिला दो, जैसे लाइन से मिलाओगे एक सी पॉइंट ऐसे निकलेगा। अब ये 4:3 की ही रेशियो है,
ठीक है बच्चे, तो ऐसा काम इसमें करना पड़ता है। तो डीएवीएंस, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार आप करके देखना, और फिर भी ना आए तो मुझसे क्लास से पूछ लेना। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए हमारा काफी है। तो हमारे डीएवी का और जो हमारे 9th के बच्चे सबका ये हमारा क्लियर क्लियर होता है, 7th क्लास के बच्चे। तो जो मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, ये जितने भी चीजें हैं ये तो सबके लिए है बेटा, ठीक है। उसके बाद ये सभी क्लासेस कर सकती हैं, ये लोग क्वेश्चन सभी क्लासेस करें, ये लोग क्वेश्चन सभी क्लासेस करें, ये क्वेश्चन सभी क्लासेस करें, ये क्वेश्चन सभी क्लासेस करें, सभी क्लासेस करें, सभी क्लासेस करें, और सभी क्लासेस कर ले, ये भी सभी क्लासेस कर ले। तो ये एक बार डीएवी का क्वेश्चन है, तो ये सिर्फ डीएवी वाले बच्चे ही। ठीक है बच्चे, क्लियर है? बाय बेटा।